Hello, my dear friends. I'm Dr. Swapna, and I'm here again with part 4 of UBPSC Dental Exam Paper 2023. Without waste your time, let's start with question number 101. Before that, please don't forget to like and subscribe my channel. Now let's start with question number 101. First evidence of intrauterine calcification of permanent first molar seen at. Options are at birth, intrauterine, 2 years after birth और 16 months after birth. तो ये मैंने आपको चार्ट शो किया हुआ है. फर्स्ट मोलार का कैल्सिफिकेशन कब स्टार्ट होता है? एट बर्थ में. क्राउन कंप्लीशन होता है 2.5 year to 3 year. एरप्शन होता है 6 to 7 year में. एंड रूट कंप्लीशन होता है 9 to 10 year में. तो फर्स्ट एविडेंस ऑफ इंट्रायूटेराइन कैल्सिफिकेशन ऑफ फर्स्ट परमानेंट मोलार seen at birth. Okay. Next question is, which of the following is considered as a passive component of a fixed orthodontic appliance? फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस का इनमें से किसे पैसिव कंपोनेंट कहते हैं? तो ऑप्शंस हैं टेम्पररी एंकरेज डिवाइस, डब्ल्यू आर्च वायर, इलास्टिक सेपरेटर एंड नाइटाइल कॉइल स्प्रिंग्स. तो डब्ल्यू आर्च वायर को जो है कंसिडर्ड किया जाता है एज अ पैसिव कंपोनेंट ऑफ द फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस, क्योंकि जो पैसिव कंपोनेंट है वो कंटिन्यूसली जेंटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं टीथ को फॉर द मूवमेंट ऑफ इन द डिज़ायर्ड पोजीशन. और डब्ल्यू आर्च वायर जो है पैसिव इसलिए होते हैं क्योंकि वो विदाउट अप्लाइंग एडिशनल फोर्स वो टीथ में मूवमेंट कराते रहते हैं. ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में टीथ मूवमेंट प्रॉपरली कराते हैं इन द डिज़ायर्ड पोजीशन. ओके. जबकि जो टेम्पररी एंकरेज डिवाइस, इलास्टिक सेपरेटर, नाइटाइल कॉइल स्प्रिंग है, ये सब जो है वो एक्टिव कंपोनेंट है. ओके. तो फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस में पैसिव कंपोनेंट क्या होगा? डब्ल्यू आर्च वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, mottled enamel is due to. Options are hypercalcification of enamel, high fluoride contained in water, calcification of dental pulp, low fluoride contained in water. तो mottled enamel किसके कारण होता है? With the high fluoride contained in water. ओके. तो ड्रिंकिंग वाटर में अगर 1 ppm से ज़्यादा हो जाए फ्लोराइड तो क्या होता है कि अमीलोब्लास्ट जो है, जो कि टूथ फॉर्मेशन की एक स्टेज होती है, टूथ फॉर्मेशन है, उसमें जो अमीलोब्लास्ट सेल्स होती है उसमें डिस्टर्बेंस कर देता है और फॉर्मेशन करता है मॉटल्ड एनामल का, क्योंकि जो है जो इसका हायर लेवल ऑफ फ्लोराइड है वो इंटरफेयर करता है विद द कैल्शियम प्रोसेस और कैल्सिफिकेशन प्रोसेस ऑफ द मैट्रिक्स, और जिसके कारण मॉटल्ड एनामल हो जाता है. ओके. तो मॉटल्ड एनामल किसके कारण होता है? हाई फ्लोराइड कंटेंट इन वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a patient with median rhomboid glossitis showing tender atrophic areas on soft palate is suffering from. एक पेशेंट है जिसे मीडियन रोमाइन ग्लॉसाइटिस है और सॉफ्ट पैलेट में उसे एट्रोफिक टेंडरनेस हो रही है. तो इनमें से वह किससे सफ़र कर रहा है, किस डिसीज़ से? तो ऑप्शंस हैं कैंडिडियासिस, डिप्टीरिया, फेरेंजाइटिस और सिफिलिस. तो मीडियन रोम्बाइड ग्लॉसाइटिस जो है वो डॉसम ऑफ द टंग में होता है, ये आपको शो हो रहा है. डॉसम ऑफ द टंग में प्रेजेंट होता है और ये किसके साथ कब दिखाई देता है? किसमें? क्रोनिक एट्रोफिक कैंडिडियासिस में. ओके. किसमें शो हो रहा है? क्रोनिक एट्रोफिक कैंडिडियासिस पे होता है. ये नोडुलर होता है और ये एक हाइपरप्लास्टिक मीडियन रोम्बाइटिस ग्लॉसाइटिस की प्रॉब्लम इसमें हो जाती है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, most common type of epilepsy in children is. Options are infantile spasm, patational epilepsy, myoclonic seizure और ग्रानमेल epilepsy. तो जो myoclonic seizure जो है इट इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ epilepsy इन चिल्ड्रन. इसमें क्या होता है? मायो मीन्स मसल एंड क्लोनिक मीन्स जर्क, मतलब कि इसमें मसल्स का इंक्रीज मसल्स टोन हो जाती है सीजर में, जिसमें प्रॉब्लम्स होती है. माइक्लोनिक सीजर्स आर ऑफन ओनली ऑन मैनिफेस्टेशन ऑफ अ मिक्स सीजर डिसऑर्डर, और वो कई भी हो सकते हैं. ओके. तो मोस्ट कॉमन टाइप एपिलेप्सी जो है वो चिल्ड्रन में किस में कौन सा दिखता है? मायोक्लोनिक सीजर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लिस्टर विच इज़ द बेस्ट ड्रेसिंग? ऑप्शंस आर ह्यूमन स्किन, एलोडर्म, फिश कोलेजन और गॉज. तो जो लिस्टर है
लिस्टर जो है उन्हें किस चीज़ के लिए जाना जाता है कि बेस्ट ड्रेसिंग के लिए। तो इसमें क्या होता है कि उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ही वॉज ट्राइंग टू स्टॉप बैक्टीरिया फ्रॉम गेटिंग इनटू ह्यूमन्स बॉडी। ठीक है, तो लिस्टर ने क्या कहा, क्या यूज़ किया था, कार्बोलिक एसिड और फिनॉल यूज़ किया था टू रिमूव द स्मेल ऑफ द सीवेज, यानी कि जो पस निकलता है उसमें से जो इन्फेक्शन हो जाता है पस के कारण, उसे क्लीन करने के लिए, स्मेल को रिमूव करने के लिए उन्होंने यूज़ किया था कार्बोलिक एसिड और फिनॉल का। उन्होंने क्या किया, स्प्रेड द फिनॉल एंड कार्बोलिक एसिड इन द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, वुंड एंड ड्रेसिंग में। और फिर इसके बाद उसमें क्या हुआ, जिससे बहुत ही वो इतना अच्छा एंटीसेप्टिक की तरह काम किया उसने कि वो गैंग्रीन और इन्फेक्शन जो है वो बहुत टाइम तक नहीं रहे और उससे हीलिंग भी होती रही। तो एज ए एंटीसेप्टिक उन्होंने यूज़ किया कार्बोलिक एसिड एंड फिनॉल। तो इसमें इनका ऑप्शन ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू लिस्टर के अकॉर्डिंग जो बेस्ट ड्रेसिंग है इसमें इसका ऑप्शन ही नहीं है, बट बेस्ट होगा गॉज। ओके, तो एक्चुअली क्या होता है, वुंड हीलिंग के लिए मतलब आइडियल वुंड ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। एक तो फर्स्ट एक स्टेराइल होनी चाहिए, वुंड हीलिंग को प्रमोट करनी चाहिए, इन्फेक्शन प्रिवेंट करनी चाहिए, ड्रेनेज एब्जॉर्ब करनी चाहिए, एब्जॉर्ब वुंड ऑर्डर करनी चाहिए, इजी टू यूज़ होनी चाहिए और फ्रीक्वेंटली चेंज करने के लायक होनी चाहिए। ओके, तो बेस्ट होता है गॉज, तो इसका आंसर आप गॉज ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज़ अ टेक्निक फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक इनमें से किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होती है? ऑप्शंस आर कार्बोहाइड्रेट, आरएनए, प्रोटीन एंड डीएनए। तो जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन इन अ ब्लड और टिश्यू सैंपल। ओके, किसके लिए यूज़ की जाती है? प्रोटीन के लिए, डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन। इसमें क्या होता है, मेथड जो है इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस होते हैं जो कि सेपरेट करते हैं प्रोटीन को और ये ट्रांसफ़र करते हैं फॉर द जेल टू द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। ये इसकी पूरी टेक्निक होती है। ये आपको शो हो रहा है, ये मैं आपको शो करती हूँ अच्छे से। इसमें क्या होता है, एंटीजन जो है वो सैंपल्स लिए जाते हैं ताकि प्रोटीन को यहाँ पे आके सेपरेट किया जा सके। इसमें सेपरेटिंग जेल होता है, ये ब्लॉटिंग टैंक होता है। इसमें ब्लॉटिंग टैंक में क्या होता है, प्रोटीन जो है वो ट्रांसफ़र होता है इनटू द नाइट्रोसेलुलर शीट पे। तो हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर जो है मैक्सिला का वो होता है, ये मैं आपको शो करती हूँ यहाँ पे, उसे बोलते हैं लीफोर्ड फर्स्ट फ्रैक्चर जिसमें सिर्फ पैलेट इन्वॉल्व होता है। लीफोर्ड सेकंड में नोज़ एंड पैलेट होता है, ये आपको दिख रहा है यहाँ नोज़ एंड पैलेट, यहाँ सिर्फ पैलेट होगा, यहाँ नोज़ एंड पैलेट। और लीफोर्ड में एंटायर फेस, ओके, एंटायर फेस इन्वॉल्व होगा। ओके, तो लीफोर्ड फर्स्ट फ्रैक्चर जो है उसका आंसर होगा हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर ऑफ द मैक्सिला, लीफोर्ड फर्स्ट फ्रैक्चर होता है। और इसके दूसरे नाम है हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर ऑफ द मैक्सिला, ग्वेरिन फ्रैक्चर, फ्लोटिंग फ्रैक्चर, लो लेवल फ्रैक्चर, टेरिकोमैक्सिलरी डिसजंक्शन और सब जाइगोमैटिक फ्रैक्चर। तो इसका हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर का क्या नाम होगा नेक्स्ट? लीफोर्ड फर्स्ट फ्रैक्चर, जबकि फ्लोटिंग जो फ्रैक्चर कहते हैं लीफोर्ड सेकेंड फ्रैक्चर को, जो कि पिरामिडल शेप का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स वुंड हीलिंग एक्सेप्ट। इनमें से सभी वुंड हीलिंग को प्रमोट करते हैं। ऑप्शंस हैं विटामिन सी, स्टेरॉइड्स, एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई, प्रोटीन और एक्सेप्शन होगा इसमें। इसका आंसर होगा स्टेरॉइड। स्टेरॉइड जो है वो स्पेसिफिकली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं वुंड हीलिंग को। वो एक्चुअली क्या करते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देते हैं और ग्रेनुलेशन टिश्यू के फॉर्मेशन को डिले कर देते हैं, जिसमें कि इम्यून सेल्स का जो फंक्शन है वो इम्पेयर हो जाता है और प्रॉपर वुंड हीलिंग नहीं हो पाती है। तो इसलिए स्टेरॉइड जो हैं वो वुंड हीलिंग को डिलेट करा देते हैं। ओके, तो इसमें से वुंड हीलिंग के लिए एक्सेप्शन क्या होगा? स्टेरॉइड्स। बाकी जो विटामिन सी है, एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई, प्रोटीन जो है, ये सभी वुंड हीलिंग को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्निंग मशीन इज़ यूज्ड फॉर। हॉर्निंग मशीन जो है वो यूज़ की जाती है फॉर द मैकेनिकल शार्पनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्टली मैक्सिलरी परमानेंट कैनाइन इरप्ट इन ओरल कैविटी एट द एज ऑफ। ऑप्शंस हैं 7 to 8 ईयर्स, 9 to 10 ईयर्स, 15 to 18 ईयर्स एंड 11 to 12 ईयर्स। तो सभी का जो है वो दिया हुआ है मैक्सिला एंड मैंडिबल का टीथ इरप्शन का टाइम, और अभी पूछा गया मैक्सिलरी कैनाइन इरप्शन का। तो ये आपको शो हो रहा है कि मैक्सिला का जो है वो 10 to 12 होता है और मैंडिबल का 9 to 10 होता है। 10 to 12 इट मीन्स इसका आंसर होगा 11 to 12 ईयर्स। ओके, तो मोस्टली मैक्सिलरी परमानेंट कैनाइन इरप्ट इन ओरल कैविटी एट द एज ऑफ द 11 to 12 ईयर। सेक्टर क्लासिफिकेशन इन ऑर्थोडोंटिक्स इज यूज्ड फॉर। सेक्टर क्लासिफिकेशन ऑर्थोडोंटिक्स में किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शंस हैं टू लोकेट इम्पैक्टेड कैनाइन, टू क्लासीफाई एंकरेज, टू डिस्क्राइब द सीवियरिटी ऑफ द मॉल ऑक्लूजन, टू क्लासीफाई द क्लैफ लिप एंड पैलेट। तो जो सेक्टर क्लासिफिकेशन है वो किसके लिए यूज़ होता है? टू लोकेट द इम्पैक्टेड कैनाइन, और उसमें 5 सेक्टर्स होते हैं जो कि पोजीशन बताते हैं इम्पैक्टेड कैनाइन की इन द ओरल कैविटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डुअल क्योर cement should not be used with light transmitting processes thicker than। डुअल क्योर सीमेंट जो है वो यूज़ करते हैं, उसकी थिकनेस जो है कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑप्शंस हैं 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 1.0 mm। तो जो डुअल कोर सीमेंट होता है वो विच कैन बी क्योर्ड विद बोथ विथ लाइट एक्टिवेशन एंड द केमिकल रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो ट्रांसमिटिंग है क्योरिंग एफिशिएंसी जो है जो हम यूज़ करते हैं विद द लाइट ट्रांसमिटिंग प्रोसेसेस दैट आर थिकर, दैट नॉट बी थिकर देन द 2.5 mm। क्यों नहीं होनी चाहिए? बिकॉज इट इन दिस सिचुएशन वेयर द प्रोसेसेस इज थिकर देन this the light may not penetrate the deeply enough to cure the cement throughout the restoration. That's why it should not be thicker than the 2.5 mm. Okay, next question है, following surgical gingivectomy the epithelial activity at the peak reaches at। ऑप्शंस हैं 20 to 30 hour, 10 to 15 hour, 24 to 36 hour, 5 to 10 hour। तो जो सर्जिकल जिंजिवेक्टॉमी होती है इसका ये आपको पूरा मैंने शो किया हुआ है। जिंजिवेक्टॉमी में हीलिंग टाइम तो 24 आवर्स में क्या होता है, सबसे पहले न्यू कनेक्टिव टिश्यू इंक्रीज हो जाते हैं। आफ्टर 12 to 24 आवर्स में क्या होता है कि जो एपिथेलियल सेल होती हैं वो मार्जिन में चली जाती है ऑफ द वुंड स्टार्ट टू माइग्रेट ओवर द ग्रेनुलेशन टिश्यू, और जो एपिथेलियल एक्टिविटी एट द मार्जिन वो रीचेस पहुँचती एट द पीक टाइम पे 24 to 36 आवर में। ओके, जो कंप्लीट सरफेस एपिथेलाइजेशन है वो कंप्लीट होता है 5 to 14 आवर्स में, 5 to 14 डेज में। ओके, तो सर्जिकल जिंजिवेक्टॉमी द एपिथेलियल एक्टिविटी एट द पीक रीचेस, आंसर होगा 24 to 36 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? तो इसका आंसर है 13। तो पीएच कितना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का? 13 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूटेशंस आर ड्यू टू चेंज इन। ऑप्शन है अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ राइबोन्यूक्लियोस, आरएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, सेल वॉल और डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो इसका आंसर होता है म्यूटेशंस आर ड्यू टू चेंज इन डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये 2018 के पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 120 में इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाके आप इसे एक बार और देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज़ बेस्ट डिपिक्टेड बाय। तो इसका आंसर है लाइन डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंक स्पॉट इज़ अ साइन ऑफ। ऑप्शंस हैं इंटरनल ऑप्शंस, नेक्रोटिक पल्प टिश्यू, क्रॉनिंग ऑफ टीथ, इंटरनल ब्लीडिंग।
तो इसका आंसर है इंटरनल रिजॉर्प्शन। तो पिंक स्पॉट जो है ना टूथ इज़ ऑफन इंडिकेटिव ऑफ किसका इंडिकेशन होता है, ये इंटरनल रिजॉर्प्शन का। इंटरनल रिजॉर्प्शन जो है एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें जो टूथ स्ट्रक्चर है वो ग्रेजुअली लॉस्ट हो जाता है ड्यू टू एक्शन ऑफ सेल विद इन द पल्प चैम्बर के अंदर होता है। ओके, एंड दिस कैन रिजल्ट in the appearance of a pink spot on the tooth and visible through the enamel and dentine. Okay, तो pink spot किसका साइन है, internal resorption का। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following anti inflammatory drug is a COX-2 inhibitor। तो COX-2 inhibitor जो है वो inflammatory drugs होती हैं, तो इनमें से कौन सी है। ऑप्शन है एस्पिरिन, रोफेकॉक्सिब, सनलिगडैक और कीटोप्रोफेन। तो ये मैंने आपको दिया हुआ है COX-2 सिलेक्टिव इनिबिटर्स का, जिसमें से वो 3 में डिवाइड होते हैं, पार्शियली सिलेक्टिव इनिबिटर्स, सिलेक्टिव इनिबिटर्स और सुपर सिलेक्टिव इनिबिटर। तो सिलेक्टिव इनिबिटर का ये आंसर होगा कि ये सिलेक्टिव COX-2 इनिबिटर होता है जो कि इन्फ्लामेटरी ड्रग एज अ इन्फ्लामेटरी ड्रग यूज़ होता है, रोफेकॉक्सिब। तो ये आपको सारे याद रहेंगे क्योंकि सब में कॉक्सिब है। सिर्फ आपको 2 याद रखते हैं मेनली कि पार्शियली सिलेक्टिव इनिबिटर में आएगा मेलोक्सिकाम और सुपर सिलेक्टिव में आएगा एलॉक्सीलैक्टोन। ओके, तो ये अब आपको याद रहेगा कि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग COX-2 इनिबिटर के लिए क्या है, रोफेकॉक्सिब। नेक्स्ट है द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ ट्रीटमेंट यूजिंग अ सर्वाइकल हेडगियर। तो सर्वाइकल हेडगियर जो है इज़ एन ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस होता है यूज टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द अपर जॉ एंड क्रिएट स्पेस फॉर द क्राउडेड टीथ। अगर ये करेक्टली यूज़ नहीं किया गया तो इट कैन लीड टू द एक्सट्रूजन ऑफ द मैक्सिलरी मोलार which can negatively affect the occlusion. Okay, next question है Darling disease is, options are phycomycosis, actinomycosis, ballomycosis, histoplasmosis। तो डार्लिंग डिसीज़ को अपन क्या कहते हैं, हिस्टोप्लाज्मोसिस। और इसका एक्सप्लेनेशन जो है 2022 के पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 83 में दिया हुआ है। तो इसका 2022 पार्ट 2 का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दूँगी, तो आप वहाँ से एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरल्यूकिन 1 एंड TNF अल्फा इज सीक्रेटेड ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन। ऑप्शंस आर इन्वेडिंग मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा सेल्स। इंटरल्यूकिन 1 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा आर प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस होते हैं जो कि सीक्रेटेड होते हैं ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन, और दीज साइटोकाइंस आर टिपिकली प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सेल्स जो कि कौन सी होती है, इन्वेडिंग मोनोसाइट मैक्रोफेजेस। ओके, फॉर द इम्यून रेगुलेशन के लिए। ओके, तो इसका आंसर होगा इन्वेडिंग मोनोसाइट। ये इंटरल्यूकिन 1 और TNF अल्फा जो है वो सीक्रेटेड होते हैं, किसके थ्रू होते हैं, इन्वेडिंग मोनोसाइट मैक्रोफेजेस के ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।